उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज में अंधविश्वास की वजह से एक ही परिवार के 11 लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। दरअसल बेटी की मौत के बाद उसके वापस जिंदा करने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लिया गया और इस पूरे खौफनाक खेल में जो हुआ वो आपको चौंका देगा। ये घर प्रयागराज का है। वैसे तो ये घर कोई भूत बंगला नहीं है, लेकिन अपने आप में पिछले 5 दिनों के कई राज समेटे हुए है। दरअसल मामला प्रयागराज के डीहा गांव का है, जहां बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इस घर में 18 साल की बेटी अंतिमा की अचानक मौत हो गई, लेकिन घर वालों ने इस शव का अंतिम संस्कार नहीं किया, बल्कि घर में मौजूद बाकी 11 सदस्यों ने झाड़ फूंक के सहारे बेटी को जिंदा करने की योजना बनाई। 5 दिनों तक झाड़ फूंक चलता रहा, लेकिन बेटी जिंदा नहीं हो पाई। घर से जब दुर्गंध आने लगी तो आसपास के लोगों ने पुलिस से शिकायत की। हाँ, तंत्र मंत्र को वो है। गंगा जी जाते रहे ये लोग, रोज स्नान करें, रोज 12-1 बजे आवे। 2 आदमी, दोनों भाई वहाँ से आवे, फिर 12-1 बजे गंगा जल लेके आवे, भैंसी के पानी पियावे गंगा जल के, और आप पिए, वो लोग पिए। यही बात से रहा। खाना पीना पता नहीं बनवा रहे हैं नहीं बनवा रहे हैं कि वो ऐसे करते हैं। कितने लोगों की मौत हुई इसमें? 1 आदमी की मौत भाई, 1 आदमी लड़की डॉक्टरी में है। 6 लोग यहाँ आए थे। घर के अंदर दाखिल होने पर पुलिस ने देखा घर में सड़ी हुई लाश और 11 अन्य सदस्य बीमार पड़े हैं। इनमें से एक की हालत गंभीर थी। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि घर में कई दिनों से खाना नहीं बना था और परिवार के सभी लोग गंगा जल पीकर दिन गुजार रहे थे। पुलिस ने सभी लोगों को अस्पताल भिजवाया है और इलाज जारी है। एक बेटी के लिए परिवार वालों का प्यार समझ में आता है, लेकिन जो बेटी मर चुकी है उसके लिए औरों की तबीयत बिगाड़ना कितना सही है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अगर पुलिस वक्त से ना पहुंचती तो और भी कई लाशें इसी जगह पर पड़ी मिल सकती थी। प्रयागराज के यमुनापार इलाके के करछना के डीहा उपरहार गांव में एक सनसनीखेज मामला आया है। तंत्र मंत्र और झाड़ फूंक के चक्कर में एक नाबालिग बच्ची की जान चली गई, जबकि परिवार के 8 लोग गंभीर रूप से बीमार हैं। 2 का स्थानीय निजी अस्पताल में उपचार किया जा रहा है, जबकि 6 लोगों को मेडिकल कॉलेज के एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिस बच्ची की मौत हुई है उसका नाम अंतिमा है। उसका आज पोस्टमार्टम यहाँ पर कराया जा रहा है। गांव के कुछ लोग यहां पर पहुंचे हैं, थाने से यहां पर पुलिस पहुंची है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि चिकित्सा विज्ञान के इस युग में झाड़ फूंक कैसे चल रही थी। लेकिन गांव के प्रधान प्रेमचंद बताते हैं कि जिस तरह से ये परिवार है, ये परिवार करीब 1 साल से मुफलिसी में था, परेशानी में था और कुछ मानसिक रूप से भी दिक्कत चल रही थी। इसके साथ ही यह परिवार गंगा जल पीता था और शायद घर में खाना भी नहीं बनता था। इस मामले की पुलिस से भी शिकायत की गई थी, लेकिन यह परिवार पुलिस को अपने यहाँ आने नहीं देता था, जिसकी वजह से यह बड़ी दिक्कत सामने आई है। अब इस मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है, जहां मृत लड़की का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इसके साथ ही साथ अब पूरे परिवार की काउंसलिंग भी मनोचिकित्सक के जरिए कराई जा रही है और अब इसको पुलिस और प्रशासन नए सिरे से इसको देख रहा है कि आखिर इसमें क्या कुछ किया जा सकता है, आखिर इसकी पूरी वजह क्या है। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। और नोएडा में बुलडोजर एक्शन का विरोध हुआ है। बैरंगी लौट गई है नोएडा अथॉरिटी की टीम। अवैध कॉलोनियों को तोड़ने के लिए पहुंची थी टीम। ग्रामीणों और अधिकारियों के बीच नोकझोंक हुई है। सेक्टर 81 मेट्रो स्टेशन के पास का मामला है, जहां पर अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त करने के लिए जब प्राधिकरण की टीम पहुंची तब वहां मौजूद लोगों ने हंगामा कर दिया, नारेबाजी की, विरोध किया कार्रवाई का, जिसके बाद टीम को बैरंगी लौटना पड़ा है। हालांकि इस दौरान यहां मौजूद लोगों पर आरोप लग रहा है कि इन्होंने अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ बदसलूकी भी की। प्रतापगढ़ में जिला प्रशासन ने अवैध रूप से एकत्रित की गई समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष छविनाथ यादव की करोड़ों की संपत्ति को सील कर दिया। छविनाथ यादव पर कुंडा कोतवाली में साल 2020 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। ये मामला कोर्ट में चल रहा है। एसडीएम कुंडा, सीओ कुंडा फोर्स के साथ जिला अध्यक्ष के महाविद्यालय देहगरी जमालपुर पहुंचे। प्रशासन ने विद्यालय को सील करते हुए वहां पर बोर्ड लगा दिया, जिसके बाद प्रशासन 2 और जगहों पर संपत्ति जब्त करने के लिए पहुंचा। बताया जा रहा है कि कुर्क की गई संपत्ति की कीमत तकरीबन 10 करोड़ रुपए है।
बढ़ के आ गया। कानपुर में समाजवादी पार्टी की पूर्व विधायक गजाला लारी के बेटे पर एक युवक को बुरी तरीके से पीटने का आरोप लगा है। जिस युवक ने पूर्व विधायक के बेटे पर खुद को पीटने का आरोप लगाया है वो उसी के यहां पर काम करता है। उसका यह कहना है कि बड़ी मुश्किल से भागकर उसने अपनी जान बचाई। वारदात जाजमऊ इलाके की है। कर्मचारी ने पूर्व विधायक के बेटे पर सैलरी नहीं देने का भी आरोप लगाया। कहाँ किसके वहाँ काम करते थे, किस बात को लेकर मारा पीटा आपको? लारी का लड़का मंगल लारी के पास हम काम करते थे और हमारा हमसे 16 घंटे काम कराता था और धमकी देता था मेरे अब्बू नहीं है और इसकी पुलिस में बहुत अच्छी पकड़ है, हम कुछ कर नहीं पाते थे और तनख्वाह उनका भी हमारी जो है वो के रहता था। आज उसने हमको फ़ोन किया और मेरा फ़ोन नहीं उठा। उस पर मैं उसके वहाँ जॉब करने गया तो हमको बहुत मारा उसने और गला दबा के जान ले रहा था मेरी। ग्रेटर नोएडा में चीनी घुसपैठ, जासूसी और हवाला के मामले में आबकारी विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल आबकारी विभाग ने 6 महीने में चीनी क्लब के लोगों को 69 बार वोकेशनल लाइसेंस दिए, जिसकी कोई जांच पड़ताल भी नहीं की गई। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने क्लब की जांच पड़ताल की तब मौके से भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ नशीला पदार्थ बरामद किया गया। चीनी ये क्लब ग्रेटर नोएडा के घरभारा गांव में चला रहे थे। इस मामले का खुलासा होने के बाद अब आबकारी विभाग पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। गोरखपुर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद कुख्यात बदमाश रणजीत यादव को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में बदमाश रणजीत यादव के पैर में गोली लगी। पुलिस ने जब नाकाबंदी कर रणजीत को पकड़ने की कोशिश की तब उसने पुलिस टीम पर फायरिंग करने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में रणजीत के पैर में गोली लगी। रणजीत यादव लूट के मामले में वांछित चल रहा था, जिस पर कई मुकदमे भी दर्ज हैं। पुलिस ने बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस, मोबाइल और बाइक बरामद की है और साथ ही लूटे हुए भारी मात्रा में सोने चांदी के जेवरात भी बरामद किए गए। एक बड़ी खबर की बात करते हैं। एसआईटी ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के लीज बैक प्रकरणों की जांच पूरी कर ली है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट भी शासन को सौंप दी है। एसआईटी ने शासन से अपात्रों को लीज बैक का लाभ लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। आरोप है कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में लीज बैक के नाम पर जमकर रेवड़ियां बांटी गई थी, जिसमें कुल 2192 प्रकरणों की जांच की गई थी। इस मामले में यमुना अथॉरिटी के सीईओ को एसआईटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तत्कालीन मंडलायुक्त डॉक्टर प्रभात कुमार ने जांच शुरू की थी। एसआईटी की रिपोर्ट के बाद नियमों के खिलाफ लीज बैक करने वाले अधिकारी अब जांच की जद में हैं, जिन पर शासन स्तर से बड़ी कार्रवाई हो सकती है। उन्नाव में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर नर्सिंग होम संचालक से मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं। दरअसल जिस नर्सिंग होम को सीएमओ ने सील कर दिया था, उसी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। नर्सिंग होम सिद्धिविनायक में महिला को पेट दर्द की शिकायत पर भर्ती करवाया गया था। यहां इलाज के नाम पर उसे 40,000 रुपए भी जमा कराए गए और उसका ऑपरेशन भी किया गया, लेकिन 2 दिन बाद महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद नर्सिंग होम स्टाफ ने लाश सौंप दी। मृतक के परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सड़क पर जाम लगा दिया। वहीं जब सीएमओ से बात की गई तब उन्होंने जांच के बाद आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। थाना क्षेत्र की रहने वाली एक विवाहिता जो करीब 4 दिन पहले अस्पताल में पथरी के इलाज के लिए एडमिट हुई थी और आज सुबह उसकी डेथ हो गई। परिजनों का यह आरोप था कि इन्होंने इलाज के दौरान लापरवाही करी है, गंभीर गड़बड़ी करी है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई है। उनको आश्वस्त किया गया जो भी है, जो अगर उनकी लापरवाही पाई जाती है तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी, अभियुक्त किया जाएगा और उनको आश्वस्त कर दिया जाएगा। सिद्धिविनायक हॉस्पिटल के खिलाफ पूर्व में मानक विहीन संचालन की शिकायत प्राप्त हुई थी। जांच कराकर उसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया था। दोबारा अस्पताल चालू हुआ है, इसकी जानकारी नहीं है, संज्ञान में नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो जांच करा के संचालकों के लिए एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। प्रयागराज में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी गैंग का खुलासा हुआ है। एसटीएफ ने गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। 9 क्विंटल 29 किलो गांजा बरामद किया गया है। 2 करोड़ 25 लाख रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है, लिहाजा इसे एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। एसटीएफ ने गैंग के जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, अब उनसे पूछताछ की जा रही है ताकि गैंग के अन्य सदस्यों के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा सके।
के कुरांव थाना क्षेत्र में इनकी गिरफ्तारी हुई। उनके पास से 9 क्विंटल 29 केजी गांजा बरामद हुआ है, जिसका अनुमानित कीमत 2 करोड़ 25 लाख रुपए है। एक्चुअली अनूप कुमार मिश्रा, पवन सिंह जो कुरांव के रहने वाले हैं और हरिकांत सिंह जो मध्य प्रदेश का रहने वाले, इन तीनों की गिरफ्तारी हुई है। और एक बड़ी खबर उन्नाव से, जहां पर जमीन के लिए पड़ोसियों में मारपीट हो गई है। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 7 लोग घायल हो गए हैं, 3 की हालत गंभीर है। सदर कोतवाली क्षेत्र के मगरवाड़ा का मामला है। ये तस्वीरें आप देखिए, उन्नाव से तस्वीरें आई हैं। जमीन के विवाद में पड़ोसियों के बीच मारपीट हुई है, जमकर लाठी डंडे चले हैं और अब मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मारपीट में 7 लोग घायल हो गए हैं और इन 7 में 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। यार रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं उत्तराखंड में मानसून की पहली बारिश आफत बनकर टूटी है। राजधानी देहरादून से लेकर पहाड़ी तक बारिश की वजह से कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है, तो कहीं कहीं नदियों का जलस्तर उफान पर है। लोग सुरक्षित स्थानों पर पलायन भी कर रहे हैं। वहीं सीएम धामी ने भी एक्शन मोड में यहां पर अधिकारियों को निर्देशित किया है। अधिकारियों को मुस्तैद रहने के निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं और साथ ही वो खुद ही प्रभावित क्षेत्रों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बागेश्वर में बारिश ने कई हिस्सों में भारी तबाही मचाई है। जिले में भारी बारिश के चलते 15 से 20 सड़कें बंद होने की सूचना है। वहीं कपकोट में अतिवृष्टि से भारी नुकसान हुआ है, जहां पर एक एएनएम सेंटर पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। बीते 24 घंटे में यहां 212 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इसके साथ ही कई जगहों पर बिजली और संचार सेवा भी ठप है। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। और इस बारिश में लोगों का बहुत नुकसान भी हुआ है और खेती किसानी का भी बहुत नुकसान हुआ है और विद्युत विभाग का बहुत नुकसान हुआ है। जल संस्थान जल निगम का बहुत नुकसान हुआ है। पीडब्ल्यूडी की रोडें पूरी तरह से चकनाचूर हो गई हैं और जो मुख्य मार्ग है हमारे बागेश्वर को लिंक करने वाला, वो पूर्णतः बंद हो गया है। हमने दोनों ही ओर से जेसीबी यहाँ पे लगा दी है कि बागेश्वर की ओर से भी और कपकोट की ओर से भी, तो शीघ्र ही इस रोड को खोल दिया जाएगा। इसके अलावा भी कई अन्य गाँवों के संपर्क मार्ग हैं जो कि बंद हो गए हैं। इनमें भी हमारे जो विभाग उसको देखते हैं उनकी जेसीबी संबंधित रोडों पर भेजी जाती है। इधर जोशीमठ में भी प्री मानसून की बारिश का असर दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी यहां पर सही साबित हुई है। बारिश होते ही नदियों का जलस्तर भी बढ़ने लगा है, क्योंकि ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही बारिश से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे अलकनंदा नदी और धौली नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। वहीं बारिश की वजह से बद्रीनाथ राजमार्ग पर 2 जगहों पर मार्ग बार बार बाधित हो रहा है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पागल नाला और लामबगड़ के साथ साथ खचड़ा नाला के पास बार बार बाधित होने से यात्रियों को परेशानी हो रही है। हालांकि दोनों ही जगहों पर सड़क मार्ग को समय रहते ही खोल दिया जा रहा है। केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड में देर रात से हो रही भारी बारिश से सड़कों और रास्तों में पानी का सैलाब दिखाई दे रहा है। मुख्य बाजार गौरीकुंड की सड़कें पानी से लबालब भरी हुई हैं। ऐसे में केदारनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रास्ते पर पूरा गधेरा बहता हुआ। नैनीताल में भी भारी बारिश हुई है। बारिश के बाद कई जगहों पर मलबा आ गया है। वहीं मलबा आने से नैनीताल भवाली रोड बंद हो गई है, जिसके चलते आवाजाही भी बाधित है। इसके साथ ही लैंडस्लाइड से जिले की कई ग्रामीण सड़कें बंद हैं। वहीं बारिश के बाद गौला नदी का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है, बंद हो गया है। देर रात से हुई बारिश ने देहरादून नगर निगम के दावों की पोल भी खोल दी है।
शहर की सड़कें जलमग्न हैं और कई क्षेत्रों में जलभराव से स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। निगम में बने आपदा कंट्रोल रूम में भी लगातार जलभराव की शिकायतें आ रही हैं, जिनको दूर करने के लिए टीमों का गठन किया गया है, टीमों को रवाना भी किया गया है, लेकिन इन सब के बीच तमाम दावे खोखले साबित हो रहे हैं। देहरादून में देर रात से शुरू हुई बारिश कहीं ना कहीं आफत भी अपने साथ लेके आई है। यहाँ देहरादून में कई जगहों पे पानी जो जलभराव को देखने की स्थिति मिल रही है, क्योंकि जिसका बड़ा कारण स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में जो काम चल रहा है उसका भी होना पाया जा रहा है। कई जगह पानी भर गया, कई नाले टूट गए हैं। अभी हम देहरादून के आपदा कंट्रोल रूम में हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार जो यहाँ पे कॉल आ रही हैं उनको, और कई लोग हैं जो अपनी समस्याएं बता रहे हैं। अभी तक अगर हम बात करें सवेरे से 10 समस्याएं इन्होंने अभी तक यहाँ पे नोट कर ली है और 11वीं अभी यहाँ पे नोट कर रहे हैं। यानी कि लगातार शहर में जल भराव की जो स्थिति है, कई जो स्थानों पे जल भर गया है और यहाँ से टीमों को भी लगातार रवाना किया जा रहा है। सर क्या नाम लिखते हैं आप? सर मनीष सिंह है मेरा नाम। मनीष जी, किस तरीके की अभी जो शिकायतें आई हैं, क्या कुछ देखने को मिला है? सर अभी क्या नाम है, एक मंजूगंज में डांडीपुर में एक ना पुस्ता गिर चुका है वहाँ पर, और नाला भी गिर चुका है। हमारी नगर निगम की टीम सुबह मौके पे पहुंची भी है वहाँ पर। और एक बड़ी खबर आ रही है, उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 6 अगस्त को होगा चुनाव, 5 जुलाई को अधिसूचना जारी होगी, 19 जुलाई तक नामांकन होगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 6 अगस्त को चुनाव होगा और 5 जुलाई को अधिसूचना जारी कर दी जाएगी, 19 जुलाई तक नामांकन हो पाएगा। 11 अगस्त को मौजूदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। उससे पहले ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। हमारे सहयोगी पवन गौड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, और क्या जानकारी आपके पास? देखिए, चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए घोषणा कर दी है और ऐसे में अब 5 जुलाई को इसकी आधिकारिक तौर पर अधिसूचना जारी हो जाएगी। 5 जुलाई से लेके 19 जुलाई तक नॉमिनेशन फाइल कर सकेंगे जिन लोगों को भी उपराष्ट्रपति चुनाव में कैंडिडेट बनना है, वो 19 जुलाई तक नॉमिनेशन उसके हो पाएंगे। उसके अलावा जो लास्ट डेट होगी विड्रॉल की, जो नामांकन वापस लेने की जो आखिरी तारीख होगी, वो 22 जुलाई होगी। और अगर मतदान की जरूरत पड़ती है तो ऐसे में 6 अगस्त को मतदान की तिथि रखी गई है और उसी दिन मतगणना भी की जाएगी, क्योंकि वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू, उनका कार्यकाल जो है वो 11 अगस्त तक का है। तो उससे पहले चुनाव की सारी प्रक्रिया पूर्ण करने का इंतजाम इलेक्शन कमीशन ने कर लिया है। अब चूंकि तारीखों का ऐलान हो गया है पवन, तो उन नामों पर भी चर्चा शुरू हो जाएगी। जिन नामों को पार्टियों की तरफ से आगे बढ़ाया जाएगा, उसको लेकर कोई कयास, कोई जानकारी? देखिए, अब से कुछ देर पहले चाहे एनडीए की बात करें या यूपीए की बात करें, दोनों ने ही अपने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की घोषणा कर दी है और उसके लिए लगातार जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं पूरे देश भर के भ्रमण पर निकले हुए हैं। इसके साथ साथ बहुत दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि अब उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार, क्योंकि लगभग एक साथ दोनों ही चुनाव होते हैं, तो ऐसे में बहुत दिन से कयास लगातार बैठकों का दौर भी जारी था उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर। तो अगर एनडीए की बात करें तो लगातार बैठकों का दौर जारी है और बहुत जल्दी ही एनडीए अपने उम्मीदवार के साथ उतर के आएगा। इसमें भी जिस तरह से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए द्रौपदी मुर्मू के नाम का चयन किया गया, ऐसे ही एक सामने एक ऐसा नाम आएगा जो सबको चौंका सकता है और जिसका एक दूर तक संदेश जाए, ऐसा बीजेपी सूत्रों के हवाले से खबर है। एक चर्चा ये भी चल रही है कि किसी अल्पसंख्यक चेहरे को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। पवन, देखिए, कई तरह की चर्चाएं, कई तरह की ये जो बातें होती हैं वो राजनीतिक गलियारे में होती आई हैं। नरेंद्र मोदी जी के और अमित शाह के अगर फैसलों की बात करें तो आपको हमेशा ऐसे ही फैसले देखने को मिलते हैं जो सबको चौंका दिया करते हैं। जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू का नाम आया, वो एसटी समुदाय से आती हैं और देश भर की अगर बात करें 10% एसटी समुदाय के लोग पूरे देश भर के कई सारे राज्यों में हैं। तो ऐसे ही उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उसका भी एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा और वो संभवतः वो हो सकता है माइनॉरिटी कम्युनिटी से हो या उसके अलावा कोई और भी ऐसा चेहरा हो जिसके दम पर बीजेपी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर सके। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।